नमस्कार दोस्तों, एग्जाम 22 में आपका स्वागत है। साथियों, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, संविधान सभा एवं भारतीय संविधान के प्रमुख विदेशी स्रोत को पढ़ने के बाद आज हम संविधान की प्रमुख आर्टिकल, जिसमें आर्टिकल 1 से आर्टिकल 32 तक का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान का जो पहला भाग है, जिसमें हम भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में दूसरा भाग, जिसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है, और तीसरे भाग जिसमें भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त प्रमुख मौलिक अधिकार हैं, उनका अध्ययन करेंगे। साथियों, ये सभी आर्टिकल किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ आदि सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। इन आर्टिकल्स को पढ़ने से पहले साथियों, हम भारतीय संविधान की जो प्रमुख उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसके बारे में जो प्रमुख शब्द हैं, वैसे तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनमें जो प्रमुख शब्द दिए गए हैं, इनके बारे में जानना आवश्यक है। भारतीय प्रस्तावना की शुरुआत, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। साथियों, इस प्रस्तावना से जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उनमें रिपीटेड क्वेश्चन बनने वाला भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है। 2 बार भारत शब्द का प्रयोग इस प्रस्तावना में मिलता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा इस प्रस्तावना में जो प्रमुख शब्दों का उपयोग किया गया है, उनके बारे में जानना आवश्यक है। वैसे तो एग्जाम में इनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन भारतीय संविधान को पढ़ने के लिए प्रस्तावना में आने वाले शब्दों के बारे में उनके अर्थ को समझना जरूरी है। सबसे पहले संप्रभुता संपन्न, अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था में जो प्रभुता है वो लोगों में निहित है। भारत अपने आंतरिक व बाह्य निर्णय स्वयं लेगा। किसी भी राष्ट्र के साथ संधि व मित्रता करने के लिए भारत स्वतंत्र है। किसी भी देश की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। समाजवादी, भारतीय जो समाज है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। पंथ निरपेक्ष, अर्थात भारत एक धर्म विहीन राज्य है। राज्य धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक में कोई भी भेदभाव नहीं करता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ये 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 3 प्रमुख शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे, जिनमें समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। इसमें लोकतांत्रिक, अर्थात भारतीय सरकार लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार होएगी। गणराज्य यानी जनता ही यहाँ पे सर्वोच्च है। सभी सार्वजनिक पद किसी भेदभाव के लिए सबके लिए खुले हैं। कोई भी यहाँ पर वंशानुगत शासक नहीं होगा। समाजवादी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। पिछड़े हुए वर्गों के लिए, पिछड़े नागरिकों के लिए आरक्षण, उपाधियों का अंत और अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये सामाजिक न्याय को दर्शाता है। और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जिनके द्वारा लोगों में आर्थिक न्याय और सबके लिए जो सार्वजनिक मताधिकार है, ये राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 द्वारा लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 25 से 28 द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म आदि के द्वारा किसी भी नागरिक पर कोई भी भेद नहीं करेगा। सभी के लिए समान अवसर हैं। साथियों, ये जो प्रमुख शब्द प्रस्तावना में आने वाले थे, उनके बारे में हमने आपको बताया। आइए स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के जो प्रमुख आर्टिकल हैं। सबसे पहले उनमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1। भाग 1 में सबसे पहले आर्टिकल 1,
आर्टिकल 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अर्थात आर्टिकल 1 में भारतीय राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 2 में संसद को ये अधिकार प्राप्त है, ये पावर मिलती है कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना कर सकती है। आर्टिकल 3 में संसद किसी राज्य में, अर्थात आर्टिकल 3 के तहत भारतीय संसद को ये शक्ति उपलब्ध है कि भारतीय राज्य में संसद किसी भी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण, राज्यों के क्षेत्र को घटाना बढ़ाना, उनमें नाम परिवर्तन करना, उसकी सीमा में परिवर्तन करना, ये अधिकार आर्टिकल 3 के तहत प्राप्त है। आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भारतीय राज्य में जो परिवर्तन है, अर्थात उनकी स्थापना, उनके नाम, उनका प्रवेश, नाम, सीमा आदि में जो परिवर्तन है, इसके लिए अनुसूची 1 और 2 में जो परिवर्तन, कोई बदलाव अगर भारतीय संसद लाती है तो ऐसे परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 4 में। साथियों, स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय राज्य क्षेत्र दो वर्गों में विभाजित था। पहला ब्रिटिश राज्य और दूसरा देसी रियासतें। ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत और जबकि देसी रियासतों की संख्या लगभग 600 थी, जिनमें लगभग 562 भारत में और शेष पाकिस्तान में शामिल हो गई। इन 562 रियासतों में से 3 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कराने के लिए अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। जूनागढ़ जनमत संज्ञा के आधार पर भारत में शामिल हुआ। हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई के तहत ये भारतीय राज्य क्षेत्र में इसका विलय किया गया तथा जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तान के जो कबायलियों का आक्रमण हुआ था, उसके कारण भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर क्षेत्र को भारत में शामिल करा दिया था। उस समय के तत्कालीन जो शासक थे राजा हरि सिंह जी ने इन सभी देसी रियासतों को भारत में विलय कराने के लिए तत्कालीन गृह मंत्री श्री वल्लभ भाई पटेल जी की दूरदर्शी और साहसिक कदम ने, उनकी कूटनीतिक प्रयासों ने अखंड भारत का सपना साकार किया और इन छोटे छोटे देसी रियासतों को भारत में शामिल कराकर भारतीय संघ की स्थापना की। इसके बाद हम नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है अर्थात भाग 2 की बात करेंगे, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 5। इस आर्टिकल में अधिवास द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान दिया गया है, यानी संविधान के लागू होने के प्रारंभ में भारत में अधिवास करने वाले लोग जो भारत क्षेत्र में जन्मे हो या उनके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, संविधान लागू होने से कम 5 साल पहले से भारत का निवासी हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान इस आर्टिकल में दिए गए हैं। और आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत में आए व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान है। इसी तरीके से आर्टिकल 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले यानी भारत से पाकिस्तान को चले जाने वाले लोगों की नागरिकता का वर्णन, और आर्टिकल 8 में भारत से बाहर रहने वाले जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं इनकी नागरिकता से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 8 में दिया गया है। आर्टिकल 9 इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति जिसने 26 जनवरी 1950 से पहले किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर ली है या स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है, वो आर्टिकल 5, 6 और 8 के जो तहत भारतीय नागरिक नहीं हो सकते। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इससे क्वेश्चन भी बन सकता है। अब हम आर्टिकल 10 और 11 की बात करेंगे। आर्टिकल 10 इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल 10 ये बताता है कि संसद द्वारा बताई गई विधि के अतिरिक्त, अर्थात संसद ने जो विधि बनाई है इसके अलावा किसी अन्य प्रकार से भारतीय नागरिकता को ना तो छीना जा सकता है ना तो समाप्त किया जा सकता है। आर्टिकल 11 अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अर्जन, समाप्ति, नागरिकता संबंधी जो भी अन्य उपबंध हैं इसमें परिवर्तन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। इसी आर्टिकल के अंतर्गत अधिनियम 1955 नागरिकता संबंधी अधिनियम बनाया गया था 1955,
जिसमें भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने और इसकी समाप्ति के बारे में वर्णन किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो प्रावधान है उसमें जन्म के हिसाब से, अर्थात भारतीय सीमा में, भारतीय क्षेत्र में, भारतीय उपमहाद्वीप में जन्मे सभी लोग भारतीय नागरिक होंगे। एक्सेप्शनल केस है, भारतीय क्षेत्र में रहने वाले जो विदेशी राजदूत हैं उनके बच्चे। वंशाधिकार से, अर्थात वंश प्रणाली के आधार पर अगर माता पिता भारतीय हैं तो बच्चों को स्वतः ही भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, ठीक इसी तरीके से विदेशी भूमि के अर्जन के द्वारा। अर्थात भारतीय राज्य सीमा क्षेत्र में अगर किसी भी प्रदेश का, किसी भी देश का विलय किया जाता है तो उस भूमि में आने वाले सभी नागरिक भारतीय नागरिक होंगे। भारतीय नागरिकता की समाप्ति के लिए जो प्रावधान है, अगर कोई व्यक्ति नागरिकता का परित्याग कर देता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। पर्यावसन के द्वारा अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारतीय नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाती है। पंजीकरण द्वारा जिन व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है, भारत सरकार के आदेश के द्वारा उन्हें नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, अर्थात उन्हें नागरिकता की समाप्ति की जा सकती है। साथियों, इसके बाद हम भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग 3 अर्थात अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया था। आर्टिकल 12 में ये बताया गया है कि राज्य के अंतर्गत भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें, विधानमंडल और सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारीगण मौलिक अधिकारों के संबंध में राज्य कहलाएंगे। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने की विधियों के बारे में वर्णन किया गया है। अब भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं वो प्रमुख अधिकार, जिनमें सबसे पहला अधिकार समता का अधिकार है। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक इसका वर्णन किया गया है। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, ये 5 प्रकार के अधिकार हैं। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22, ये 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक, ये 4 प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रताएं। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। इसके बाद में अनुच्छेद 32, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इन सभी मौलिक अधिकारों को याद करने के लिए एक लाइन की शानदार ट्रिक है जिसके माध्यम से आप इसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले इस नंबर को याद रखिए, 5424-201। इस नंबर के माध्यम से आप अनुच्छेद का क्रम, समता ने स्वतंत्रता को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर उपचार किया। समता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 तक 5 प्रकार के समता के अधिकार हैं। स्वतंत्रता, ये 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24। धर्म की शिक्षा देकर, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इनमें 4 अनुच्छेद शामिल हैं। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार है, इसमें 2 आर्टिकल 29 और 30 इंक्लूड है। उपचार किया, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आप इस लाइन को याद रखिए और इस नंबर को याद रखिए, आपको सभी मूल अधिकार एक लाइन में ही याद हो जाएंगे। साथियों, सबसे पहले आइए देखते हैं समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, अर्थात सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे, सभी को कानून का संरक्षण प्राप्त होगा, किसी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, कानून के सामने सभी इक्वल हैं, ऐसा आर्टिकल 14 कहता है। इसमें आर्टिकल 14 में इसका प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 15 में धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है, अर्थात किसी भी व्यक्ति पे राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, सभी इक्वल हैं। आर्टिकल 16
लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के बारे में इस वर्णन किया गया है इस आर्टिकल में। अर्थात राज्य सरकारी नौकरियों में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग, मूल, वंश के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, परंतु पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, जैसे अभी ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया गया है, एसटी, एससी, महिला, इन सभी को आरक्षण प्रदान कर सकती है, सभी को समान अवसर देने के लिए। अस्पृश्यता का अंत, किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करते पाया जाता है तो वो दंडनीय होगा। इसका वर्णन आर्टिकल 17 में किया गया है। आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है, अर्थात राज्य द्वारा सेना या विद्या संबंधी सम्मान को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार की उपाधि नहीं प्रदान की जाएगी और भारत का कोई भी नागरिक अन्य किसी देश से बगैर राष्ट्रपति की आज्ञा के उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। इसे ही उपाधियों का अंत कहते हैं। साथियों, इस समता के अधिकार को, ये जो 5 प्रकार के अधिकार मूल अधिकारों के अंतर्गत दिए गए हैं, इस समता के अधिकार को मात्र एक लाइन से याद करने की एक शानदार ट्रिक है, आप इसके माध्यम से याद कर सकते हैं। विधि, जाति, अवसर की समता, अस्पर्श, उपाधि अनंता। आप इस लाइन को याद रखिए, आपको ये चारों प्रकार की समता के अधिकार के आर्टिकल याद रहेंगे। आर्टिकल 14 से 18 तक विधि के समक्ष समता, मूल, जाति, वंश के आधार पर किसी पर विभेद नहीं, अवसर में सभी को समानता, अस्पर्शता का अंत और उपाधियों का अंत। इसके बाद में हम स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ेंगे। आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 23 तक इसका वर्णन किया गया है। व्यक्तिगत रूप से मूल अधिकारों में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार एक बहुत ही प्रमुख अधिकार है, जिसमें आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, अर्थात बोलने की स्वतंत्रता है। इसमें शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार, फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता भी अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत ही आता है। कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही आता है। भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने के लिए, वहां पर व्यवसाय करने का अधिकार भी आर्टिकल 19 में इसका वर्णन किया गया है। शांतिपूर्वक कहीं भी सम्मेलन करने का अधिकार भी इसी आर्टिकल के अंतर्गत आता है। अर्थात कह सकते हैं कि विचार एवं अभिव्यक्ति को शांतिपूर्वक व्यक्त करने के लिए समस्त अधिकार आर्टिकल 19 के अंतर्गत भारतीय व्यक्तियों को प्राप्त है। आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। अर्थात आर्टिकल 20 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। अगर उसके खिलाफ न्यायालय द्वारा कोई भी अपराध सिद्ध होता है तो उसको एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा दी जाएगी, बार बार नहीं। आर्टिकल 21 जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख अधिकार है। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 लगभग एक दूसरे के पूरक हैं। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित नियम के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये डेफिनेशन बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही बड़ी है। यहाँ तक कि कई बार भारतीय न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 21 के बारे में आने वाली स्वतंत्रताओं का वर्णन करना पड़ा है। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना अनिवार्य है, ये शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथियों, आर्टिकल 21 में आने वाली जो प्रमुख स्वतंत्रताएं हैं, उनमें समय समय पर जो विवाद हुए हैं, विभिन्न विवाद हुए हैं, उनके निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ डेफिनेशन दी है, जिनमें लगभग 36 प्रकार के अधिकारों की घोषणा की है, जिसमें जीवन की रक्षा का अधिकार है, निजता का अधिकार जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। निजता का अधिकार भी आर्टिकल
21 के अंतर्गत आता है। जीवन का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, इस तरह की जो भी अधिकार हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधी जो भी अधिकार हैं, वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। और आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से, निरोध से संबंधित संरक्षण इसमें दिया जाता है। अर्थात अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जाएंगी। सबसे पहले तो हिरासत में लिए जाने का कारण उसे बताना होगा। दूसरा, उसे 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। और तीसरा, उस अपराधी को अर्थात उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है, अपने पसंद का वकील करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। इसका वर्णन आर्टिकल 22 में किया गया है। दोस्तों, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपातकाल में भी लागू रहते हैं। इन्हें आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार हैं। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार आता है। दोस्तों, स्वतंत्रता के अधिकार को याद करने के लिए एक शानदार ट्रिक है। वाक दोष प्राणदेहि गिरफ्तारी निरोध दुर्व्यापार बलात्श्रम बाल नियुक्त विरोध। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक, दोष सिद्ध के लिए स्वतंत्रता अर्थात अपराधों के लिए जो दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण जो दिया गया है। प्राण एवं दैहिक अधिकार, गिरफ्तारी से निरोध, दुर्व्यापार बलात्श्रम बाल नियुक्त विरोध। ये आर्टिकल 23 और 24 के बारे में वर्णन है इसका, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें आर्टिकल 23 में मानव के देह व्यापार और बलात्श्रम का विरोध किया गया है, जिसमें बंधुआ मजदूरी भी शामिल है। बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती, किसी भी व्यक्ति के साथ मानव का देह व्यापार नहीं किया जा सकता है, ऐसा आर्टिकल 23 में इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 24 में कारखानों इत्यादि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध है, अर्थात 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के जोखिम वाले कार्य में नहीं लगाया जा सकता, किसी भी कारखाने में नहीं लगाया जा सकता। इसका वर्णन आर्टिकल 24 में किया गया है। ये दोनों आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इस एक लाइन के माध्यम से आप स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार को याद कर सकते हैं। वाक दोष प्राणदेहि गिरफ्तारी निरोध दुर्व्यापार बलात्श्रम बाल नियुक्त विरोध, इसके माध्यम से। अब हम धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले आर्टिकल 25 अर्थात अंतःकरण धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता दी गई है। अर्थात कोई भी व्यक्ति धर्म को अबाध रूप से मानने व उसको आचरण करने, प्रचार करने की उसको स्वतंत्रता दी जाती है। वो स्वतंत्र है, स्वेच्छा से वो राज्य किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता, परंतु व्यक्ति को ये स्वतंत्रता प्राप्त होगी, वो किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है। आर्टिकल 26 जिसमें धार्मिक गतिविधियों के प्रबंध का अधिकार दिया गया है, अर्थात धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता व्यक्तियों को दी गई है आर्टिकल 26 के तहत। आर्टिकल 27 में किसी भी धर्म विशेष की अभिवृत्ति हेतु करारोपण पर प्रतिबंध है, अर्थात धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति पर कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता। इसका वर्णन 27 में किया गया है, आर्टिकल 27 में। और आर्टिकल 28 में कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता दी गई है। राज्य किसी भी प्रकार से राज्य विधि द्वारा अगर कोई पोषित संस्थान है तो वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ऐसा वर्णन 28 में किया गया है, आर्टिकल 28 में। संस्कृत और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं आर्टिकल 29 और 30, जिसमें आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्टिकल 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार इसमें दिया गया है। अब हम भारतीय संविधान की आत्मा कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके तहत न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करती है।
जिसमें परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा और उत्प्रेषण है। इनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले परमादेश। इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं, अर्थात न्यायालय द्वारा किसी भी प्राधिकारी, अधिकारी, सरकार या फिर न्यायिक निकाय के विरुद्ध यह रिट जारी कर सकती है। जो भी व्यक्ति कर्तव्य या कानून पालन करने से इनकार करते हैं उनके विरुद्ध ये आदेश, ये रिट जारी किया जा सकता है। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के विरुद्ध ये रिट जारी नहीं की जा सकती है। सेकेंड रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब है व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष सशरीर उपस्थित करना। यह सरकार और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रिट कहा जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रिट किसे कहा जाता है या इनमें से कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला रिट है प्रतिषेध यानी प्रोविजन। इसका मतलब होता है मना कर देना। उच्चतम न्यायालय किसी भी निचली अदालत को किसी भी मामले की सुनवाई से मना कर सकती है, पूर्वी चरण में ही उसे मना कर सकती है इस रिट के द्वारा। नेक्स्ट रिट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का अर्थ है मंगा लेना, अर्थात उच्चतम न्यायालय किसी भी निचली अदालत में चल रहे मामले की सुनवाई को, जो भी किसी भी निचली अदालत में अगर किसी भी मामले की सुनवाई चल रही हो तो उसे अपने साथ अपने पास मंगा सकती है उत्तरवर्ती चरण में, अर्थात पहले ही चरण में। अधिकार प्रक्षा। इसका अर्थ है किस अधिकार से। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से आसीन हो गया हो तो ये रिट जारी की जाती है। तो ये 5 प्रकार की रिट हैं जो उच्चतम न्यायालय जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। इन 5 प्रकार की रिट को याद रखने के लिए, अर्थात इस संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इसमें आने वाले जो 5 प्रमुख रिट हैं उनको याद करने के लिए एक शानदार एक लाइन की ट्रिक है जिसके माध्यम से आप इसे याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 ने दिया परम आदेश, बंदी गण प्रत्यक्ष हो, उत्प्रेषण प्रच्छ प्रतिषेध। पहली रिट परमादेश, दूसरा बंदी प्रत्यक्षीकरण, तीसरा उत्प्रेषण, चौथा अधिकार प्रच्छा, 5वां प्रतिषेध। तो इस एक लाइन के माध्यम से आप इन 5 रिटों को याद कर सकते हैं। साथियों, इसके अलावा भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकारों को याद करने की शानदार 2 लाइन की ट्रिक है जिसमें समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इन 3 प्रकार के जो मौलिक अधिकार हैं इनको मात्र 2 लाइनों से याद कर सकते हैं। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार है। विधि, जाति, अवसर की समता, अस्पर्श उपाधि अनंता। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 15 लिंग, मूल वंश, जाति के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता, इसका वर्णन है। आर्टिकल 16 में अवसर की समता की बात की गई है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है और आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। तो आप मात्र इस लाइन से समता के अधिकार के क्रम को, इनके आर्टिकल्स को आराम से याद कर सकते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, चूंकि इन्हीं मौलिक अधिकारों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से रिपीट किए जाते हैं, जिनमें स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है। वाक दोष प्राण देहि, गिरफ्तारी निरोध, दुर्व्यापार, बलात्श्रम, बाल नियुक्ति विरोध। वाक अर्थात अभिव्यक्ति की आजादी, वाक की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में। अपराध के विरुद्ध दोष सिद्ध हेतु जो स्वतंत्रता दी गई है। प्राण एवं दैहिक अधिकार आर्टिकल 21 में। गिरफ्तारी के विरुद्ध निरोध ये आर्टिकल 22 में। तो इस प्रकार से इन 4 स्वतंत्रताओं को आप इस मात्र एक लाइन से याद कर सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार,
दुर्व्यापार बलात् श्रम, आर्टिकल 23 में इसका वर्णन किया गया है, अर्थात मानव का किसी भी प्रकार से उसका देह व्यापार नहीं किया जा सकता है, बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती है। आर्टिकल 23 के तहत ये बताया गया है, संविधान भारतीय नागरिकों को ये अधिकार देती है कि उनके साथ किसी भी प्रकार का देह व्यापार या फिर बलात्श्रम नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 24 में बाल अधिकार दिए गए हैं, अर्थात 14 वर्ष तक से कम के बच्चों को कारखानों में या किसी भी जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार मात्र 2 लाइनों से आप समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार को आराम से याद कर सकते हैं। साथियों आज के लिए इतना ही। आगे हम भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं उनका अध्ययन करेंगे। एक शानदार ट्रिक के माध्यम से इसे हम समझेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। साथियों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लोगों को शेयर करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।